1929 में इन्होंने अमेरिका में किया था, जिसकी पूरी तफसील हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं पहले। पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी इस वजह से कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1929 में क्रैश करती है। एक और जो बहुत ही नापाक काम स्टॉक मार्केट्स के जरिए किया जाता है वो हॉस्टाइल टेक ओवर्स का है। देखिए, हम आपको एक मिसाल देते हैं। आप अगर किसी शख्स के घर में घुस के उसको ये कहें कि तुम यहां से निकल जाओ, अब ये घर मेरा हो गया, तो आम इस्तिलाह में उसको कब्जा ग्रुप कहते हैं। आम इस्तिलाह में कहते हैं कि इसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। स्टॉक मार्केट्स में एक और खेल जो नापाक किया जाता है, जो आजकल की मॉडर्न कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में और स्टॉक एक्सचेंजेस में एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, उसको हॉस्टाइल टेक ओवर्स कहते हैं। होता वो क्या है कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने शेयर्स फ्लोट किए, उस कंपनी ने अपना सरमाया ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए जो कंपनी के ओनर्स हैं, मालिक हैं, जिन्होंने जान मार के पूरी कंपनी को स्टैब्लिश किया है, उन्होंने 55% शेयर मार्केट में सेल आउट कर दिए और खुद अपने पास 45% शेयर रखे। और क्योंकि 55% शेयर जो हैं वो पूरे मार्केट में तकसीम होते हैं, लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, किसी के पास 2%, किसी के पास 5%, किसी के पास 6% शेयर होता है और एनुअल डिविडेंड्स उनको मिल रहे होते हैं। एक शख्स, बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा शार्क या मगरमच्छ, उसको हम जो भी नाम दें, वो ये चाहती है, कॉम्पिटिटर वो ये चाहता है कि इस कंपनी को टेक ओवर कर ले। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई, उसने 45% शेयर मालिक ने अपने पास रखे हैं, बाकी उसने मार्केट में रिलीज कर दिए हैं। जो कॉम्पिटिटर है, जो कोई और जो उसको कब्जा करना चाहता है इसकी कंपनी पर, वो इसी तरह मार्केट को मैनिपुलेट करके, अफवाह फैला के, झूठ बोल के और डीलर्स और ब्रोकर्स के साथ मिलकर तमाम शेयर्स 45% शेयर्स जो मालिक के पास होते हैं वो तो होते हैं, 55% शेयर्स जो मार्केट में होते हैं वो खरीद लेता है। और जब इसके पास मेजॉरिटी शेयर्स आ जाते हैं और मालिक को पता भी नहीं होता कि ये झूठ बोल के और मार्केट मैनिपुलेट करके और मार्केट को उठा के और गिरा के और रूमर्स फैला के किस तरीके से कौन ये शेयर खरीदे चला जा रहा है, तो नतीजा ये होता है कि अगले दिन जब मालिक अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उनकी कंपनी के 55% शेयर इनका मुखालिफ के हाथ में आ चुके हैं और वो कंपनी को टेक ओवर कर चुका है। रातों रात मालिक बन जाता है, रातों रात एक दूसरी पार्टी मालिक बन जाती है और असल मालिक जो है वो बेदखल कर दिए जाते हैं। इसको हॉस्टाइल टेक ओवर्स कहते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर्स, और ये एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। ये शरन भी हराम है, गैर इखलाकी भी है, मगर इस स्टॉक मार्केट, जिस तरीके से बैंकिंग का पूरा निजाम जिसकी बुनियादी रिबा पे है, गैर इखलाकी और हराम और नापाक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट्स की मैनिपुलेशन का पूरा निजाम भी उसी बैंकिंग के निजाम की एक एक्सटेंशन है और उसी तरह हराम और नापाक है जिस तरह पूरा बैंकिंग का निजाम रिबा बेस्ड है। ये जुआ बेस्ड है, वो रिबा पे काम करता है, ये जुए पे बेस करता है, ये गैम्बलिंग पे बेस करता है। तो लिहाजा जो तमाम लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करें। उसका हम तरीका बताते हैं और इस प्रॉब्लम को रोकने का तरीका क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट को क्लीन अप कैसे किया जाए, उससे पहले हम एक मिसाल आपको स्वेज कैनाल की भी देना चाहेंगे। 1860-70 वगैरह में फ्रेंच पहुंचे मिस्र के हाकिम के पास, मिस्र के पाशा के पास, जो खिलाफत उस्मानिया का एक गवर्नर था। उससे कहा कि हम आपको स्वेज कैनाल बना के देते हैं। और स्वेज कैनाल उस वक्त बहुत बड़ी जरूरत इसलिए थी कि मेडिटेरेनियन से लेकर इंडियन ओशन तक वो एक, और रेड सी के जरिए एक कैनाल बननी थी। और इस वक्त उससे पहले पूरी जो कॉलोनियल एम्पायर थी वो अफ्रीका से घूम कर आती थी और इंडिया और चाइना वगैरह की तरफ जाती थी, तो उनको बीच में कैनाल चाहिए थी। अब स्वेज कैनाल बनाने के लिए इन्होंने ऑफर किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रेंच इन्वेस्टर्स ने मिस्र के पाशा को कि आप पार्टनर बन जाइए हमारे, फॉर एग्जांपल 50-50, 50% इन्वेस्ट आप करें, 50% हम करते हैं, ये प्रॉफिट होगा हम कमाएंगे। मिस्र के पाशा के पास पैसे नहीं थे। इन्हीं फ्रेंच ने आके, इसको बैंकर्स ने ऑफर किया कि कर्जा भी हम आपको देते हैं, कर्ज हम आपको देते हैं, आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप स्वेज कैनाल कंपनी बना लीजिए। मशहूर स्वेज कैनाल कंपनी बनाई गई जिसके अंदर स्वेज पाशा ने कर्ज लेके शेयर ले लिए। अब कैनाल बन गई। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं थोड़ी। जी जैद साहब, बिल्कुल यहीं पे हम ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन दोबारा शुरू करेंगे। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद ऑब्वियसली जैद साहब की डिस्कशन होंगी और हम वेलकम बैक व्यूअर्स। जी जैद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्वेज कैनाल के हवाले से, काइंडली कंटिन्यू। जी, तो स्वेज कैनाल कंपनी जब बनाई गई 1830-40 में, कि जब फ्रेंच ने इजिप्शियंस के साथ, मिस्री बादशाह के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और 50% दोनों ने अपने शेयर डाले इसमें, और वो मिस्र के पाशा ने भी ये पैसे कर्ज पर लेकर इन्वेस्ट किए थे। सही। अब जब स्वेज कैनाल बन गई तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कीमती ट्रेडिंग रूट थी, यानी पूरे दुनिया के जहाज, पूरा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर की सारी ट्रेडिंग और शिपिंग यहीं से होती थी। तमाम तर आमदनी मिस्र को और उस फ्रेंच कंपनी को आ रही थी कि जिसने पार्टनरशिप जिसकी थी। मगर चूंकि मिस्र के बादशाह ने कर्ज लेके और बहुत भारी सूद पर यह कर्ज लिया था, तो कर्ज की अदायगी उसके लिए मुमकिन ही नहीं थी। और मिस्र तकरीबन उस वक्त बैंकरप्ट मुल्क था, उसकी तमाम दौलत खजाने लूटे जा चुके थे और मजबूर होकर
इस बादशाह को जब और कोई ऑप्शन नहीं था तो ब्रिटिश ने इसको ऑफर किया कि आप अपने शेयर्स मार्केट में फरोख्त कर दीजिए मुख्तलिफ कंपनीज को, ताकि आपको जो हिस्सा आपका है वो आप मार्केट में दीजिए, आपको पैसे मिलेंगे, वो आप कर्ज की अदायगी में वापस करें। वही पुराना सूद का निजाम जो हमने जिसकी बात पहले कर चुके हैं। यूं ही मिस्र के पाशा ने अपने शेयर्स मार्केट में लाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव करती है और तमाम शेयर्स खरीद लेती है मिस्र के पाशा से, यानी एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। मिस्र के पाशा को पता भी नहीं चलता कि उसके शेयर गए किस तरफ, और पूरी स्विस कैनाल ब्रिटिश फ्रेंच ओनरशिप में आ जाती है और मिस्र के लोगों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। और यकीन करेंगे आप कि 100 साल तक तकरीबन 1953 तक मिस्र का स्विस कैनाल पर कोई हक नहीं था, जबकि पूरी दुनिया की ट्रेडिंग मिस्र की स्विस कैनाल से हो रही थी और मिस्री भूखे मर रहे थे। ये होता है शेयर्स मैनिपुलेट करके टेक ओवर्स करने का नतीजा, और शेयर्स में किस तरीके से शेयर्स खरीद लिए जाते हैं मुख्तलिफ कंपनी शेयर्स बनाकर। और 1953 में जमाल अब्दुल नासिर ने नेशनलाइज कर लिया स्विस कैनाल को जबरदस्ती, क्योंकि उसके पीछे उस वक्त रूस की ताकत थी, और ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला किया स्विस कैनाल छुड़ाने के लिए, लेकिन नतीजतन उस जंग के नतीजे में कामयाबी नहीं हुई। एंड ब्रिटेन फ्रांस रियलाइज, ये मामला अदालत में चला गया और उसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि आखिर बिल आखिर ये स्विस कैनाल जो है मिस्र को दे दी जाए। यानी 100 साल तक अरबों 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 डॉलर की जो आमदनी मिस्र को हो सकती थी वो उस 1853-1860 के हॉस्टाइल टेक ओवर के नतीजे में, शेयर्स को मैनिपुलेट करने के नतीजे में वो फ्रांस और ब्रिटेन ले गए, और मुसलमानों की 100 साल की दौलत ये हड़प करते रहे जो स्विस कैनाल के जरिए मुसलमानों को मिल सकती थी। कीमतें ऊपर कैसे जा रही हैं, ये वही मामला जिस तरह गोल्ड की प्राइसेस, जिस तरह ऑयल की प्राइसेस, जिस तरह फूड प्राइसेस, ये तमाम जो ब्रोकर्स हैं, ये क्योंकि हर चीज आके एक जगह ट्रेड होती है, जिसको कंट्रोल करते हैं चंद यहूदी या बड़े बड़े फाइनेंसियर्स, उनको इख्तियार होता है कि वो जिस तरह चाहे मैनिपुलेट करके प्राइसेस को ऊपर या नीचे करते चले जाएं। अगर फ्री मार्केट हो, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग हो, जो कि हम आगे बताएंगे, तो ये सारा स्टॉक मार्केट का फसाद खत्म हो सकता है। देखिए, हमने बड़े बड़े बुत तोड़े हैं यहां पे, हमने पेपर करेंसी से लेकर बैंकिंग सिस्टम और रिबा के निजाम, स्टॉक मार्केट के बारे में भी हम ये कहते हैं कि कुफर के निजाम की बहुत बड़ी बुनियाद स्टॉक मार्केट है और हराम काम है यहां पे जो भी हो रहा है। और ये जब एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल आएगा तो उसमें ये स्टॉक मार्केट्स नहीं होंगी। हम इस सूरत हाल में किया क्या जा सकता है, मिसाल के तौर पर आप लोग जरूर शेयर खरीदें कंपनीज के, क्योंकि वो जिस तरह कहा कि एनुअल डिविडेंड से जो कमाना चाहता है वो ठीक है, लेकिन उसका तरीका फिर यह है कि आप जो स्टॉक मार्केट्स बनाते हैं उसके अंदर कंपनीज अपने काउंटर्स खुद खोलें, और लोगों के पास फिजिकल शेयर्स हों। यानी आजकल शेयर्स को भी, जिस तरह करेंसी को डिजिटल कर दिया है इन्होंने, आजकल शेयर्स को भी डिजिटल कर दिया है। किसी के पास शेयर होते नहीं, कोई कागज देखता नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। लिहाजा ये जुआ, ये सूद, ये सारा का सारा स्पेकुलेशन का काम जो है ये हो रहा होता है। अगर फिजिकल शेयर्स ट्रांसफर हो तो इस तरह की स्पेकुलेशन हो नहीं सकती। कंपनीज अपने काउंटर्स खोलें, जिसने अपने शेयर्स फरोख्त करने हैं वो अपनी कंपनी को बेचे, जिसने खरीदने उस कंपनी से खरीदे, और किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है, कोई ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व ना हो, क्लीन स्मूथ निजाम हो। और सबसे बढ़कर आप स्टॉक मार्केट्स के अंदर ये ब्रोकर्स और डे ट्रेडिंग का निजाम खत्म कर दीजिए। यानी जो शख्स सुबह खरीद के शाम बेचने वाला काम शेयर की खरीदो फरोख्त में कर रहा है, तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसकी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अफवाहें फैलाएगा, कीमतें को उठाएगा और गिराएगा अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए। और जो जितना बड़ा प्लेयर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ताकत होगी अफवाह और झूठ फैलाने के लिए। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन कराची स्टॉक एक्सचेंज। हर 2-3 साल तक उठाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं, और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में ये हो रहा है कई सौ साल से, 200-300 साल से ये सिलसिला चल रहा है। स्टॉक मार्केट्स का निजाम नापाक है। स्टॉक मार्केट्स का जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सेटअप है, शेयर्स जायज कंपनी के लेकर उसमें एनुअल डिविडेंड इज क्लीन, इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन द वे दे आर बीइंग ट्रेडेड, जिस तरह उनको ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट्स में डे ट्रेडर्स के जरिए और ब्रोकर्स के जरिए, ये बिल्कुल नापाक निजाम है। लेकिन जैसा आपका क्या ख्याल है, कंपनीज अग्री करेंगी इस बात के ऊपर बजाते खुद, अगर वो अपना कंपनी, जैसे आपने कहा कि काउंटर देखिए, बात यह है कि अगर हुकूमत सख्ती करे तो सब कुछ हो सकता है। जिस तरह वही बात है कि जिस तरह हमने बात प्राइवेट बैंकिंग के खिलाफ की थी कि प्राइवेट बैंक नहीं होने चाहिए, नेशनलाइज बैंक हो, फिर नेशनलाइज बैंक मूव करें बैतुल माल की तरफ, इसी तरीके से तो जो कंपनीज मुल्क में काम कर रही हैं उनको रेगुलेट किया जा सकता है। एक दफा हम इस माइंडसेट से निकलें। देखिए, मगरिब की इतनी अंधी तकलीफ हम लोग क्या होती है कि वो अगर सांप के बिल में घुसते हैं तो हम भी उनके पीछे घुस जाते हैं। और इस माइंडसेट को, इस गुलामाना जहन को तोड़ना जरूरी है कि जो इकोनॉमिक मॉडल मगरिब से आ रहा है वही मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद जुए और सूद पे है। हमारे इकोनॉमिक मॉडल की बुनियाद जुए और सूद पे नहीं है। हलाल तरीके से भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं।
स्पेकुलेशन, जुआ और डे ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है उसमें। और जिस तरह हमने कहा कि अगर कोई हुकूमत करना चाहे इस मामले में तो रेगुलेशन इसके लिए बनानी पड़ेंगी और बनाई जाएंगी। जब भी एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल बनेगा तो आज जो लोग शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं वो इस बात को जहन में रखें कि क्या वो कमीशन ले रहे हैं शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर, क्या वो डे ट्रेडिंग करके स्पेकुलेशन कर रहे हैं या फिर वो जेन्युइन डिविडेंड्स के साथ ले रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं कि जो स्टॉक मार्केट के हवाले से हम चाहते थे एक दफा बात कर लें, क्योंकि पूरा हमारा ज़ानिस्ट इकोनॉमिक मॉडल हम डिस्कस कर लिया। आज हमने स्टॉक मार्केट को भी कवर किया बिल्कुल इसको, और अब हमारा ये प्रोग्राम आज कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि हमें कुछ ईमेल्स आ रही हैं एंड पीपल वुड लाइक टू नो सो मेनी थिंग्स। हमने बहुत सारों को तो ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्कस्ड, लेकिन कुछ कंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो हम चाहेंगे कि एक दफा रिवाइज भी हो जाएं और कुछ सवालों के हम जवाब दे सकें। बिल्कुल जैसा आप सही कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस नाज़रीन हमारे पास मौजूद हैं जो आप लोगों ने ईमेल के थ्रू सेंड किए। पहला सवाल मैं आपसे ज़ाहिद साहब ये करना चाहूंगी, कुछ व्यूअर्स हमारे जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की, इकोनॉमिक टेररिज्म में, इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर या पेपर करेंसी के हवाले से भी बात की, बहुत सारे स्टेप्स या तरीके भी आपने बताए उनसे निपटने के, जैसा कि आप कह सकते हैं। तो किस तरह से इसको प्रायोरिटाइज हम किस तरह से कर सकते हैं इन स्टेप्स को? पहले हम कौन सा स्टेप लें, किस तरह से हम कंटिन्यू करें? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे इन प्रोग्रामों को एक दफा फिर देखिएगा, एक एक स्टेप हमने डिफाइन किया हुआ है, समराइज कर रहे हैं हम सिर्फ, अब इसको कंक्लूड हो रहा है ये। सही। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि आप अपनी ज़कात रियल वेल्थ में निकालना शुरू करें। देखिए, ज़कात जब रियल वेल्थ में निकालने का मतलब ये है, रमजान आ रहा है, अब रमजान चंद हफ्तों में रमजान शुरू हो जाएगा और लोग रमजान में ज़कात निकालते हैं। ज़कात आपने किसी को देनी है। हमने ये बात कही थी कि ज़कात सोने और चांदी में निकालिए। इसके लिए हर इंसान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अगर किसी की मसलन ज़कात 10,000 बनती है तो वो किसी भी ज्वेलर के पास जाके 10,000 रुपए का सोना खरीद ले। अगर उसको पूरी बड़ी, अगर छोटी ब्रिक उसको नहीं मिल रही है तो ज्वेलर्स आपको छोटा सोना भी दे सकते हैं। आप उसको कहिए कि आई वांट टू बाय, या नहीं मिलती तो एक रिंग, एक चूड़ी खरीद लें सोने की, जो कि जिसके अंदर, जिसको ज्वेलर्स की जबान में बनवाई कहते हैं, कि वो जो उनकी लेबर कॉस्ट है वो कम से कम होती है, और एंड यू गेट गोल्ड। आप उसको लेकर किसी यतीम और बेवा को ज़कात में तकसीम कर सकते हैं जो उसके पास सेविंग्स के तौर पर रह सके। ज़ैद साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास और भी मौजूद हैं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। विल गेट बैक टू यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ज़ैद साहब हम ज़कात निकालने के हवाले से, काइंडली कैरी ऑन। देखिए, इससे पहले कि हम आपको मिसाल दें, वो याद रखिएगा, कुरान में एक मिसाल यहूदियों के हवाले से बड़ी खूबसूरत आती है कि जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि गाय की कुर्बानी करो, वो बहुत ज्यादा सवाल जवाब में पड़ गए। गाय किस रंग की होनी चाहिए, कितनी मोटी हो, कितनी बड़ी हो, क्या उम्र हो, क्या हिसाब किताब हो, और उन्होंने अपनी जान अजाब में कर ली। अगर वो पहले सिर्फ उस हुक्म को सुनकर जो गाय सामने नजर आती ज़िबा कर देते तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती। सही बात। देखिए, हम इस वक्त एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं माशरे में कि ज़कात पेपर करेंसी में नहीं निकालनी, ज़कात रियल वेल्थ में निकालनी। ज्यादा सवाल जवाब हमें यहां करने की जरूरत नहीं है। अगर गोल्ड नहीं मिलता है सिल्वर कर दें, सिल्वर नहीं मिलता रियल वेल्थ दे दें। और अगर किसी शख्स को आप ज़कात दे रहे हैं, 4-5 हजार रुपए हैं सिर्फ उसका ज़कात आपकी बनती है, थोड़े अमाउंट की अगर ज़कात है तो उससे उसकी जरूरत पूछ लें कि तुम्हारी जरूरत क्या है, घर का किराया देना है, और उसको वो जरूरत उसकी पूरी कर दें। आप कॉन्सेप्ट हमने माशरे में ये बिल्ड करना है कि ज़कात हैज टू बी इन रियल वेल्थ। इसको जिस तरह चाहें बिल्ड करें। और उससे पहले जो बात है कि देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी दिए हैं इनको इंप्लीमेंट करने में ओवरनाइट ये मामला नहीं हो सकेगा जब तक हुकूमत इसमें बताते खुद अपना दखल ना दे, क्योंकि अभी हुकूमत दखल नहीं दे रही है।